नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल। जहाँ मैं आपको पिछले वीडियो में धातु और अधातु का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था और ये आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका कार्बनिक यौगिक और उसके जो गुणधर्म हैं वो आपका चैप्टर नंबर 4 है, तो मैं उसकी शुरुआत करने जा रहा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है और इसका जो पार्ट 2 होगा वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या-क्या हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कार्बन होता क्या है या फिर कार्बन के बारे में हम आप सभी को कार्बन क्या होता है, कार्बन से क्या-क्या मिलके बनता है और इसके कितने कैसे यौगिक बनते हैं उसकी हम आपको जानकारी देंगे। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपको आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में क्या अंतर होता है। जैसा कि मैंने आप सभी को तीसरे चैप्टर में पढ़ा था कि आयनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें आपने देखा था कि धातु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और अधातु अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे आयनिक यौगिक कहते थे। इसके इसके बाद हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कार्बन किस तरीके से सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हम इसके अंतर के बारे में देखेंगे। अगला जो आपका तीसरा टॉपिक होगा वो होगा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब कार्बन क्यों ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा यौगिक बना लेते हैं। और जब आप इसके आगे क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन के बारे में आपको एक अलग सी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जिसको आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानेंगे। तो ये इसमें हम देखेंगे कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है। अगला जो चौथा आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका कार्बन के अपर रूप, जिसमें हम ये देखेंगे कि हीरा क्या होता है, इसमें हम ये देखेंगे ग्रेफाइट क्या होता है और इसके अलावा भी और कई सारे पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये होगा आपका चौथा टॉपिक। पांचवा जो आपका टॉपिक होगा वो होगा कार्बनिक यौगिक की नामकरण और इसकी जो आईयूपीएसी नेम होता है इसमें हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे मैं आईयूपीएसी नेम लिखना सिखाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। बाकी बचा हुआ जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का कार्बन एवं उसके यौगिक, उसको हम अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 में देंगे। तो सबसे पहले एक-एक करके हम टॉपिक को आराम से धीरे-धीरे डिस्कशन करते हैं और आप समझने का इसको प्रयास कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जिससे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आइए एक-एक करके हम इस टॉपिक को देखते हैं। जैसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम ये जानते हैं इस चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा इस चैप्टर में कार्बन है क्या या कार्बन किसे कहते हैं और उसके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पे लिखी गई है। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन का जो सिंबल होता है उसको हम लोग सी से दिखाते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 6 होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके परमाणु द्रव्यमान की, वो 12 होता है। तो यही सारी चीजें कार्बन के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। आइए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि कार्बन एक क्या है, अधातु है। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि धातु किसे कहते हैं, मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उसे धातु कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे उसको अधातु कहते हैं। इसका मतलब कार्बन क्या है, एक अधातु है। तो अगर आपसे पूछे कि कार्बन धातु है या फिर अधातु, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन एक अधातु है। आगे वही चीजें जो मैं यहाँ पे बताया कि इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, वो सी से इसको हम दिखाते हैं। तो कार्बन का जो प्रतीक है वो है आपका सी। तीसरा जो इसमें पॉइंट है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। जैसा कि आपको पता है, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो कार्बन जो है वो 6 नंबर पे आता है, तो इसका परमाणु क्रमांक आपका 6 हो जाता है। इसके अलावा इसका जो द्रव्यमान होता है, मतलब इसका जो द्रव्यमान आप जानते होंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सारी चीजों को मिलाने से जो द्रव्यमान बनता है वो आपका 12 होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अगला जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने पिछले चैप्टर में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैं बताया था कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पहले कक्षा में क्या होता है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं,
दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो उसके हिसाब से जो कार्बन है उसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है आपका 2,4। तो आपको ये याद रखना है। अगर आपसे इसमें पूछ दे कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है, अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संयोजकता होती क्या है। किसी भी तत्व के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को, या फिर जितने नंबर में होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि संयोजकता जो होती है वो 1 से लेकर के 4 तक होती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा, संयोजकता संयोजकता कितनी होती है, 1 से लेकर के 4 तक। तो आपको ये डाउट होगा कि कई सारे ऐसे परमाणु हैं जिनके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम करते क्या है, तो हम वहां पे जैसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन टोटल होने चाहिए। अगर किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता क्या होगी, हम यहाँ पे 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आपकी 3 ये जो है ये आपकी संयोजकता हो जाएगी। तो यही चीज आपको याद रखना है कि इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो एक बार मैं सारे पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर रहा कि कार्बन जो है ये एक अधातु है। दूसरा कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 6 होता है। इसके अलावा जो इसका द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। इसका जो सिंबल होता है उसको हम लोग कैपिटल C से लिखते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका 2,4 होता है, वो मैंने बता दिया कैसे निकाला जाता है। अगला जो पॉइंट है कि इसकी जो संयोजकता होती है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो आपकी 4 होती है। तो याद रखिएगा, ये आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, आगे जो है आपका कि भूपर्पटी पर उपस्थित कार्बन की मात्रा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इस पूरे अर्थ पे कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वही पॉइंट हमको यहाँ पे देखना है। क्या लिखा है कि भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट मतलब CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3, इसके अलावा कोयला और पेट्रोलियम जैसे क्या करते हैं, पेट्रोलियम जैसे खनिज होते हैं उनके अंदर से हमें कार्बन देखने को मिलता है, जो कि इस पूरे भूपर्पटी पे कितने हैं, वो है 0.02%। तो ये आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना है, वो आपका 0.03% है। जैसा कि आपको पता है कि इस वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, सेम उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी वो 0.03% पाई जाती है। इसका मतलब कार्बन जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03% के हिसाब से मिलता है। अगला जो आपका पॉइंट है वो है कि भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक। इसका मतलब कि यहाँ पे आपको इस पूरे अर्थ पे जितनी भी चीजें दिख रही हैं, जो भी आपको वस्तुएं या फिर द्रव्य दिख रही हैं, सबके अंदर क्या पाया जाता है, सबके अंदर थोड़ा या ज्यादा या किसी न किसी मात्रा में आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। तो वही चीज आपको लिखा गया है कि भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक, ये सभी जितनी भी चीजें हैं सबके अंदर क्या पाया जाता है, सबके अंदर आपका कार्बन पाया जाता है। वही चीजें था कि भूपर्पटी पे कार्बन की मात्रा कितनी है। पहले हमने ये जाना कि कार्बन होता क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका सिंबल क्या है और इसकी संयोजकता के साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। अगला जो है वो आपका कि भूपर्पटी पर कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपने देखा कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, हीरा, ग्रेफाइट, इन सब के अंदर आपका कार्बन मिलता है। अगला कि आपको पता है कि वायुमंडल में जो गैसेस हैं, मान लीजिए 100% है तो उसमें से आपका 78% जो है वो आपका नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 0.03% क्या पाया जाता है, वो आपका CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इस धरती पे या इस पृथ्वी पे जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं सबके अंदर कार्बन उपस्थित होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक है। यहाँ पे आपका रासायनिक आबंधों के प्रकार। तो इससे पहले मैं आपको पिछले चैप्टर का जो टॉपिक है उसको मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था आयनिक यौगिक। मैंने आपको पढ़ाया था आयनिक यौगिक।
इसमें मैंने क्या बताया था आपको, आयनिक यौगिक। अब सबसे पहले आयनिक यौगिक कहते किसे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो धातु होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं और उनसे जो बनता है यौगिक उसी को हम लोग कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं आयनिक यौगिक। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि सोडियम क्या करता है, सोडियम अपने एक पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालता है और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एक अपने नेगेटिव चार्ज को ग्रहण करके यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बना, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के बीच एक बंध बनता है जिसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंध। मतलब आपने यहाँ पे देखा कि ये क्या था, ये आपका धातु है और दूसरा क्या है, अधातु। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि धातु और अधातु के बीच जो बंध बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंध। मतलब आयनिक यौगिकों के बीच जो बंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंध। इसके अलावा मैंने उसके कुछ गुणधर्म बताए थे कि क्या होता है, इसकी भौतिक प्रकृति के बारे में बताया था, इसकी घुलनशीलता के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया कि ये विद्युत का चालन कैसे करते हैं। जब इनको हम किसी द्रव्य विलयन में मिलाते हैं तो क्या होता है, ये आयन की फॉर्म में टूट जाते हैं और ये विद्युत का चालन करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपका आयनिक आबंध के बारे में हो गया। क्या कैसे कहेंगे कि आयनिक यौगिकों के बीच जो बंध पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि सहसंयोजी यौगिकों के बीच जो आबंध पाया जाता है उसको हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अभी इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है तो उस चीज को मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। तो ये क्या होता है सहसंयोजी आबंध, ये क्या होता है, ये सबसे पहले आपको अधातु अधातुओं के बीच में देखने को मिलता है। क्या ये अधातु और अधातु के बीच देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, ये क्या होते हैं, ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ये आयन की फॉर्म में नहीं टूटते हैं तो इसीलिए विद्युत का चालन नहीं करेंगे। तो वही चीजें आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि आयनिक आबंध किसे कहते हैं, आयनिक यौगिकों के बीच जो आबंध पाया जाता है उसको हम लोग आयनिक आबंध कहेंगे। दूसरा सहसंयोजी आबंध किसे कहेंगे, मतलब सहसंयोजी यौगिकों के बीच का जो आबंध पाया जाता है उसी को हम लोग सहसंयोजी आबंध कहेंगे। तो सहसंयोजी आबंध के बारे में अभी हमें आगे इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। मैं अभी उसको एक एक करके डिस्कशन आपके साथ करता हूँ। जैसा कि आपको वही चीजें यहाँ पे लिख के दी गई हैं कि रासायनिक आबंध के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, वो आपका 2 है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे रासायनिक आबंध के प्रकार में पहला आयनिक आबंध क्या लिखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। वही सेम चीज कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कब त्याग करता है और कब ग्रहण करता है, जब आयनिक यौगिक बनता है तब। तो आयनिक यौगिकों के बीच जो बंध बनता है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, उसी को हम लोग आयनिक बंध कहते हैं। ये चीजें मैंने पहले आपको समझाई हैं। और क्या होता है कि यह एक धातु और एक अधातु के बीच बनता है। तो ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि सोडियम क्या था आपका धातु और क्लोरीन क्या था अधातु। तो आपको ये यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। दूसरा क्या है, सहसंयोजी आबंध। तो क्या होता है वो, यह बंध 2 अधातुओं के बीच बनता है। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, इसमें परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। याद रखिएगा यही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयनिक यौगिकों के बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्याग करते हैं, दूसरा ग्रहण करते हैं। अगर सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा तो वो किसी दूसरे अधातु के द्वारा पूरी तरीके से ले लिया जाता है, और अगर कोई अधातु जो है अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा तो वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से लेते देते हैं, मतलब वो पूरी तरीके से ले लेते हैं या पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। और बट यहाँ पे सहसंयोजी आबंध में क्या होता है, वो देते नहीं है, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी तत्व के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो वो दूसरे से ले लेगा
और जब दूसरे वाले को कमी होगी तो वो उसका दोबारा उसे दे देगा या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को उसे दे देगा। वो चीजें अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो पहला क्या याद रखना है कि यह बंध जो होता है वो किन्हीं दो धातुओं के बीच बनता है। अगला, इसमें परमाणु क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लेन देन ना करके साझा करते हैं, मतलब कि आपका यहाँ पे शेयर करते हैं। और ये जो होता है वो काफी मजबूत होता है। तो आपको ये चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि यह बंध बहुत मजबूत और अस्थायी होता है। जैसे यहाँ पे इसके उदाहरण है O2, H2, CH4, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, या आपका मीथेन। तो इसके बारे में हमें अभी आगे देखना है। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वही चीज है कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक के बीच क्या अंतर होता है। आयनिक यौगिक के बारे में कल आपने सामान्य गुणधर्म में पढ़ा था, तो एक एक करके वही चीजें आपको दोबारा से देखने को मिलेगी। अगर आपने तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके आप उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। आयनिक यौगिक के सारे पॉइंट लिख देंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सहसंयोजी यौगिक के सारे पॉइंट लिख देंगे। तो उससे क्या होगा, अंतर हमको लिखने आ जाएगा। तो वही चीजें मैंने जो समझाई है वही है कि आयनिक यौगिक धातु और अधातु के आयनों से मिलने से बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन का इसमें आदान प्रदान होता है। याद रखिएगा, आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, जबकि सहसंयोजी यौगिक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक दूसरे के साथ शेयर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान, और इससे जो बंध बनता है उसको आयनिक बंध कहते हैं। आगे कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आयनिक यौगिक को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसको काफी ज्यादा हीट देनी पड़ती है, उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो काफी कठोर होते हैं, उनके अंदर के जो आकर्षण बल होते हैं अणुओं के बीच वो काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए उनको हमें गर्म करने। जैसे सोडियम क्लोराइड को जब हमें बिल्कुल उसका अगर उसके गलनांक के पॉइंट पे ले जाना पड़ेगा तो वो आपका लगभग लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसका जो गलनांक होता है और इसका जो क्वथनांक होता है, जैसे गलनांक जितना होगा क्वथनांक उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि क्वथनांक का मतलब ही होता है उबलना। तो वही चीज है कि इसका गलनांक क्या होगा और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। चौथा जो आपका पॉइंट है, इसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब इसके टेम्परेचर को ज्यादा देना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी। आगे क्या है, विलयन या द्रवित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। आपको समझाया था कल किस तरीके से उसमें उसे हम लोग तोड़ देते हैं और आयन के फॉर्म में तोड़ देते हैं, और वो क्या करता है, जब आयन के फॉर्म में टूट जाता है तो वो वायर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा के वो बल्ब जो कल मैंने फिगर में बताया था वो आपका जलने लगता है, जब उसको हम लोग बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं तब। तो ये पॉइंट मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया और उसी को एक बार दोबारा से रिपीट कर दिया। तो इस चीज को आपको देख लेना है दोबारा से। आगे जो है वो आपका बोला कि सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, बोल रहा कि ये अधातु और अधातु के मिलने से बनता है। मैंने पहले ये चीजें आपको समझा दी। आगे क्या बोला, यह बंध दो अधातुओं के बीच बनता है, ऊपर वाला पॉइंट फिर से लिख दिया गया। तीसरा जो है इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान ना करके हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और ये बंध कैसा होता है, ये काफी मजबूत और अस्थाई बंध होता है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ और मीथेन हुआ। आगे इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है, इसका जो आपको दिख रहा होगा कि इसका जो गलनांक क्वथनांक होता है वो कैसा होता है, वो आपका आयनिक यौगिकों की अपेक्षा काफी कम होता है। क्योंकि इसके अंदर जो सहसंयोजी यौगिक के अंदर जो होता है वो जो आपस में तत्व मिले होते हैं उनके बीच जो बंध होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है एज कंपैरिजन आयनिक यौगिकों के। वो अभी आपको आगे दिखेगा कि कैसे होता है वो यहाँ पे। तो ये क्या होते हैं, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो आयनिक यौगिकों की अपेक्षा थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच जो सहसंयोजी आबंध होता है वो उनके अणुओं के बीच क्या होता है, जैसे उनके बीच के जो अणु होंगे उनके बीच का आकर्षण बल तो ज्यादा होता है, लेकिन जो बाहरी जो अणु होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो काफी कमजोर होता है। तो जब गलनांक उसे आप क्या करोगे, थोड़ा ही टेम्परेचर दोगे तो वो धीरे धीरे बाहर से वो टूटने लगता है, और टूटने के बाद भले अंदर के मजबूत थे लेकिन जब बाहरी टूटेगा तो वो धीरे धीरे टूटते टूटते
अंदर की तरफ चला जाएगा तो वही चीज है, फिर वो पूरी तरीके से टूट जाता है। तो इसीलिए इसका क्या है, गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है या फिर आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि इसका गलनांक और क्वथनांक क्यों कम होता है। लेकिन इसका जो अंतरा आणविक, वही चीजें मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए कि कई सारे सहसंयोजी यौगिक के अणु है, वो अंदर से काफी ज्यादा मजबूत आकर्षण बल से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन बाहरी जो आवरण होता है उनके बीच का जो अणु होगा उनके बीच के आकर्षण बल काफी कमजोर होते हैं। तो जब हम लोग उसको गर्म करते हैं या उसके गलनांक पॉइंट पे ले जाएंगे तो क्या होता है, वो बाहर से टूटने लगते हैं। भले वो अंदर से मजबूत हो, लेकिन बाहर से जब वो टूटेंगे तो एक एक करके वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। इसीलिए इसका गलनांक और क्वथनांक कमजोर होता है। इसके बाद एक और पॉइंट होगा कि जब ये आयन के फॉर्म में टूटेंगे नहीं, जैसे सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- में टूट जाता था, जिससे क्या होता था, विद्युत का चालन प्रारंभ हो जाता था। लेकिन यहाँ पे सहसंयोजी यौगिकों में ऐसा नहीं होता है, वो आयन के फॉर्म में नहीं टूटते हैं, तो वो क्या करेंगे, विद्युत का चालन नहीं करेंगे। तो यही आपका लास्ट पॉइंट है कि विद्युत का चालन नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे सहसंयोजी यौगिक और आयनिक यौगिकों के बीच में अंतर पता चल गया होगा। आगे देखिए, आगे आपका जो टॉपिक है वो है कार्बन की साझेदारी क्या करते हैं, सहसंयोजी यौगिक क्या करते हैं, कार्बन की साझेदारी करते हैं। और आयनिक यौगिक क्या करते हैं, आयनिक यौगिक कार्बन की साझेदारी ना करके, अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ना करके आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कैसे ये करते हैं। तो इसमें जो पॉइंट लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की ये क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ अणुओं के बीच कैसे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उस चीज को मैं अलग से पेज पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बताया, सहसंयोजी यौगिक की जो उदाहरण है वो आपका H2 है, O2 है, इसके अलावा CH4 है। कैसे वो होते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले पता होगा कि जो H2 है उसको कैसे लिखते हैं, H2। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं हाइड्रोजन का, तो आपको पता है इसके पहले कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको अपना कोष पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो कैसे करता है ये, तो इसको हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे इसे अभी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने कोष को पूरा करने के लिए, तो लिख देंगे यहाँ पे एक, और इसको हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे डॉट या फिर क्रॉस का साइन लगा करके। तो ये हुआ आपका पहला हाइड्रोजन। अब इसके अंदर दो हाइड्रोजन पाए जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लिख के, और इसके अंदर एक और हाइड्रोजन, हमें क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसको भी अपना कक्ष पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, और यहाँ पे दूसरे वाले हाइड्रोजन को भी अपने कक्ष को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो करेंगे कैसे, यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस चीज को, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा देते हैं। और दूसरा दूसरा हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे सर्कल बना देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, इसके अलावा यहाँ पे इस वाले भी हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। इसका मतलब इनका कोष क्या हुआ, पूरा हो गया। तो इसी तरीके से जब इनके जो बंध बनते हैं, जैसे आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हुआ, आपके एक एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने शेयर किया, यहाँ पे एक बंध बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। क्या किया मैंने सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा और देखा यहाँ पे कि इसको बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, उस जितनी की जरूरत थी वहां पे मैंने यहाँ पे हम डॉट भी लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दीजिए। सेम इसी तरीके से इसमें दूसरा जो हाइड्रोजन था उसके पास भी बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस से दिखा दिया। अब आपको दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे ग्रीन कलर में है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसका बाहरी कक्ष क्या हुआ,
इसका बाहरी कोश जो हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा उसमें भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे एक एक क्या आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक, तो इस चीज को हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। लेकिन ये सिंगल बॉन्ड बना है तो इसलिए इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको हम लिखते हैं एकल असंयोजी आबंध, असंयोजी आबंध। समझ में आ गया होगा आप सभी को। लेकिन इसके अभी मैं आपको और एग्जांपल्स दे के समझा रहा कैसे क्या होता है। और एक चीज आपने एक और यहाँ पे नोटिस की होगी कि जो हाइड्रोजन था वो भी आपका ये भी क्या हुआ, इनके बीच जो बंध बना वो कौन सा बना, एकल सहसंयोजी आबंध। इसके मैंने आपको और एग्जांपल दिए, वो क्या था, दूसरा आपका यहाँ पे एग्जांपल क्या मैंने आपको बताया कि सहसंयोजी यौगिक का जो दूसरा एग्जांपल है वो है आपका O2। तो उसको हम लोग कैसे कैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, आइए उस चीज को हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीजन का हमें पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या 2,6, इसका मतलब इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और वो 8, आपको पता है कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। तो वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ खोजता है। इसका मतलब उसको जितने की जरूरत है वो एक दूसरे के साथ शेयर करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन का लिख देते हैं सिंबल। अब हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सर 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 क्रॉस बना देंगे, मतलब 6 था तो 2 यहाँ आगे बना दिए, बाकी जो 2 बचा आपका तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। यहाँ तक ऐसे लिखने के बाद अब आगे क्या करेंगे, ये तो आपका पहला ऑक्सीजन हो गया, दूसरा क्या करेंगे फिर यहीं पे बना लेंगे। और आपको पता है दूसरे में भी 2 की जरूरत है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए 2 क्रॉस बना लीजिए, मतलब यहाँ पे आप 2 डॉट भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो 4 आपके बचे ऐसे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे साझेदारी इलेक्ट्रॉन किए थे वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करवाएंगे। जैसे आप क्या करोगे यहाँ कुछ इस तरीके से लिख दोगे, तो इसमें क्या हुआ 6 ये इलेक्ट्रॉन और 2 ये इसने क्या किया दूसरे से ले लिया, तो इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेम इसी तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं ये वाले ऑक्सीजन को इस तरीके से ऐसे, तो इसके पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हुआ क्या यहाँ पे, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसने क्या किए अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर दिए, तो इनके बीच जो बंध बना वो आपका कैसा बंध बना, असंयोजी। और आपको ये दिख रहा होगा कि ये कैसा है, डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये द्विसंयोजी आबंध है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हुआ द्विसंयोजी आबंध, द्विसंयोजी आबंध समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा भी मैं आपको अभी एक एक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो तीसरा जो आपका एग्जाम्पल होगा, अब आपको इसमें कई सारे एग्जाम्पल होते हैं तो हम इसमें आपको मेथेन का करके दिखाते हैं किस तरीके से होता है मेथेन का। आइए यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा मेथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अब हम करते क्या है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कार्बन का यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जो क्या होता है 2,4, मतलब इसके बाहरी कोश में अभी 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और आपको पता होगा हाइड्रोजन का कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो आपका होता है 1, मतलब इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो हम इस चीज को बनाते कैसे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे कार्बन लिख लेना होगा और कार्बन लिखने के बाद आप इसके चारों जो बाहरी कोश में अभी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो उसको हम लोग वहां पे लिखते हैं किस तरीके, ये आपका मेथेन का हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, एक यहाँ पे क्रॉस लगा लेंगे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये और चौथा आपका ये हो गया। ये इसके 4 अभी जरूरत है तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिए। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है,
तो हम क्या करेंगे, 4 हैं तो 4 ऐसे बना देंगे। किस तरीके से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो यहाँ पे हम लिख दिए। इसके अलावा मतलब इसके बाहरी कोश में भी एक होता है, यहाँ पे भी आपको एक हाइड्रोजन लिख देना है, यहाँ पे भी आपको एक हाइड्रोजन लिख देना है और यहाँ पे भी आपको एक हाइड्रोजन लिख देना है। तो हम क्या करते हैं, अब इस चीज को हम लोग बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ये क्या करेगा, ये इसके साथ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, दूसरा क्या, ये इसके साथ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, तीसरा ये भी इस तरीके से मिल जाएगा और चौथा आपका ये भी आपका एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। अब कार्बन का बचा, तो कार्बन को किस तरीके से दिखाते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे ये ऐसे कुछ बनेगा और ये आपका टोटल कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इसके और 4 हाइड्रोजन के, मतलब ये अब कंप्लीट हो गया। अब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन का केवल ये आदान प्रदान तो ये कर नहीं रहा है, ये एक दूसरे के साथ साझेदारी कर रहे हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं, ये क्या है, ये आपका ससंयोजी आबंध है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करना ही क्या कहलाता है, ससंयोजी आबंध। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद और भी हम आपको इसके अलावा एग्जांपल्स लेके समझाते हैं, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन का साझा एक दूसरे के साथ करते हैं। तो आगे का जो एग्जाम्पल है वो है आपका N2, मतलब आप जानते होंगे N2 को क्या कहते हैं, ये आपका नाइट्रोजन जो होता है। देखिए ये किस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो है उसका 7 होता है, तो यहाँ पे क्या आपका इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 7 होता है, तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो आपका हो जाएगा 2,5। अब इसको बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो आपको दिख रहा होगा कि इसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरा करने के लिए 3 की जरूरत है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं इस चीज को। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, नाइट्रोजन बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से हमें 3 की और जरूरत है, तो इसके यहाँ फ्रंट पे हम लोग क्या करेंगे, 3 डॉट बना लेंगे या फिर आप 3 यहाँ पे क्रॉस बना लीजिएगा। इसके अलावा जो बचे आप 5 थे टोटल, 3 ये हुए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा एक और यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन बनाएंगे, जिसमें फ्रंट पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन और जो 2 बचे हैं उसको आप साइड में लिख लीजिएगा। अब क्या करते हैं, अब इस चीज को हम इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साझेदारी करते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ आपका, ये नाइट्रोजन को हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले नाइट्रोजन को किस तरीके से करेंगे, देखिए ध्यान से, ये भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिया। तो इनके बीच आप देख रहे होंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन साझा हुए सर, 1 2 3 और यहाँ पे भी 3 हुए। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच इसको बॉन्ड बना देते हैं। ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिय सहसंयोजी एकल बंध। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ त्रिय सहसंयोजी एकल बंध, एकल बंध, सॉरी यहाँ पे एकल नहीं रहेगा, त्रिसहसंयोजी आबंध इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच कितने कौन सा बॉन्ड बना, तो ट्रिपल बॉन्ड बना। तो समझ में आ गया होगा ये आपको। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया हाइड्रोजन कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया, जैसे कि दूसरा मैंने बताया ऑक्सीजन किस तरीके से साझा करते हैं, उनके बीच कैसे डबल बॉन्ड बनता है। यहाँ पे जो तीसरा था वो मीथेन में आपने देखा कि कैसे किस तरीके से सिंगल बॉन्ड बने, और यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच आप देख लेंगे तो कि कैसे यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। सेम इसी तरीके से मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे रहा, जिनको आप घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपने फ्लोरीन सुना होगा जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो आप इसको कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन को
शेयर करते हैं। अगला क्लोरीन को आप कर लीजिएगा, जिसको आपको पता होगा परमाणु क्रमांक 17 होता है और बाहरी कोष में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको जरूरत होगी एक, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन की 8 कंप्लीट करने के लिए, तो इसके फ्रंट पे एक क्रॉस लगा के दूसरे वाले क्लोरीन में भी आप करोगे तो इसके बीच क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक मैं आपको और समझा देता हूं, जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका 5वां नंबर हो गया, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इस चीज को, इसका कैसे हम करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कार्बन कार्बन में आपको पता है कि कितना इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। ऑक्सीजन को आपको पता होगा 2,6। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले यहाँ पे कार्बन का लिखते हैं। कैसे, कार्बन यहाँ हो गया बीच में आपका, 4 हो गए यहाँ पे इसके, कितने, 4। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके अलावा आपको पता है ऑक्सीजन के अंदर 2 की कमी होती है, तो हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन लिख के यहाँ पे 2। और कितने उसको चाहिए, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का 2 हो गया, और बचे कितने इसमें, 6 थे, तो 4 अभी बचे। यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। सेम यही इधर भी लिख देंगे, ऑक्सीजन के पास 2 फ्रंट पे होंगे और 2 आप, 4 इसके जो बचे हुए वो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन के पास 4 हो गए, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास ये 6 दिख रहे हैं, 2 ये। तो क्या करेंगे, इस तरीके से इसको हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का 8 कंप्लीट होता हुआ दिख गया होगा। दूसरा आपको यहाँ पे भी ऑक्सीजन दिख रहा है, ये भी क्या है, ये आपका 8 दिख गया होगा। इसके अलावा कार्बन के पास 4 है, इस वाले ऑक्सीजन के पास 2 है, और इस भी ऑक्सीजन के पास 2 है। तो जब ये टोटल मिलेंगे तो ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो इसको इस तरीके से करते हैं, आइए देखिए यहाँ पे, ये आपका ऑक्सीजन का 2, 4 कार्बन का, और 2 यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन का। तो ये हो गए टोटल कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये क्या हुआ, दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किस प्रकार करते हैं। तो आपको यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, आप बुक से देख के उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे साझा होते हैं और कैसे वो अपने सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है। पहले आप हेडिंग को बस देख लीजिए, क्या लिखा है उसको उसको एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, जिसमें पहला आपको लिखा है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है, श्रृंखलन का मतलब होता है बिल्कुल जो एक श्रेणी बनती है। जैसे क्या होता है श्रृंखलन का मतलब, यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, ये क्या करेगा, अपने ही जैसे कार्बन से क्या करता है, चेन बनाता बनाता ये बहुत ज्यादा यौगिक बनाते हैं। जैसे किसी यौगिक में 2 कार्बन, किसी में 3 कार्बन, किसी में 4 कार्बन, किसी में 5, ये बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए कार्बन के जो है इस पूरे अर्थ पे बहुत ज्यादा यौगिक हैं, मतलब इससे ज्यादा यौगिक किसी की नहीं है। और आप जाके आगे आगे जब आप अगले क्लास में जाओगे तो आप वहाँ पे कार्बन की एक अलग से, यानी केमिस्ट्री में आप कार्बन के लिए एक अलग ब्रांच पढ़ोगे, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वही चीज है, श्रृंखलन का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल सीधी श्रेणी बनाते हैं और ये बहुत ज्यादा मात्रा में यौगिक बनाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे आपका लिखा गया है। क्या लिखा है, कार्बन की अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। अद्वितीय क्षमता मतलब ये बनाते बनाते चले जाते हैं और इसके जैसे कोई और भी ऐसे परमाणु नहीं है जो कि क्या करते हैं, जो इतने लंबे लंबे चैन के यौगिक बनाए। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कार्बन के अन्य परमाणु के साथ जो बंध बनाने की जो अद्वितीय क्षमता है, उसमें क्या होता है, ये अपने जैसे एक लंबी चैन वाली यौगिक का निर्माण करते हैं। आगे क्या बोला, कार्बन की लंबी श्रृंखला कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में, जैसे क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपका CH3 CH2, यहाँ पे सेम CH2, यहाँ पे CH3 हो गया। क्या होता है इसमें, यहाँ नीचे भी कार्बन जोड़ना स्टार्ट हो गए। जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा।
इस तरीके से ये लंबी-लंबी चेन बनाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है कि लंबी श्रृंखला, और इन श्रृंखलाओं में क्या होता है और भी श्रृंखलाएँ जुड़ जाती है, जैसे ये नीचे-नीचे ऐसे चला जाएगा। इसके अलावा आपने जैसे बेंजीन का कभी देखा होगा कि किस तरीके से बेंजीन बनता है, वो इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे, ऐसे। ये आपने देखा होगा बेंजीन किस तरीके से बनता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वलय जैसा, मतलब वलय का मतलब एक बंद फिगर जो होता है, वैसी भी संरचना का निर्माण करता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कार्बन जो है वो आपका क्या करता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो वही इसीलिए इसके क्या होते हैं, यौगिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इससे ज़्यादा यौगिक कोई और अन्य परमाणु नहीं बनाता है। तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। आगे जो है वो आपका बोला संतृप्त यौगिक क्या होता है। अब सबसे पहले, इससे पहले हम लोग एक चीज और जानेंगे, वो होता है हाइड्रोकार्बन। देखते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है। यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा, हाइड्रोकार्बन, जैसा कि आपको इसके नाम में पता चल रहा होगा कि ये दो परमाणुओं से मिलकर बना है या दो तत्वों से मिलकर बना है। कौन सा? एक पहला हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। तो एक ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब इसमें क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है संतृप्त, पहला होता है इसमें संतृप्त यौगिक, और दूसरा क्या होता है? असंतृप्त यौगिक। पहला संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। अब संतृप्त यौगिक क्या होता है? ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जिनके बीच कैसा बॉन्ड हो? जिसके बीच सिंगल बॉन्ड हो, मतलब उन यौगिकों के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, वैसे यौगिक को हम लोग कहेंगे संतृप्त यौगिक। और एक ऐसा बॉन्ड या फिर एक ऐसा यौगिक जिसके अंदर क्या हो? डबल बॉन्ड वाले यौगिक हो, या फिर या ट्रिपल बॉन्ड वाले, जैसे कुछ इस तरीके से आपने पीछे देखा नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड था। तो ऐसे यौगिक जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे यौगिक को हम लोग संतृप्त यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी है कि संतृप्त यौगिक क्या होता है। देखिए ध्यान से, लिखा है संतृप्त यौगिक, बोला कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध हो, जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब कार्बन के यौगिक हों और उनके बीच सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ये है संतृप्त यौगिक, जिसका एग्जाम्पल होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये सारी चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि संतृप्त यौगिक क्या होता है। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं और उनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे संतृप्त यौगिक। दूसरा असंतृप्त यौगिक, जिनके बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं। आगे जो है सेम वही चीज है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होता है। वही दूसरा इसमें पॉइंट जो है आपका, वो है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होता है। और बोला कि इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे कार्बन के यहाँ पे 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब संयोजकता इसकी 4 होती है। ये क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, इसके अलावा भी हाइड्रोजन की जगह ये और कार्बन से जुड़ सकता है, उसके बाद ये और कार्बन से जुड़ सकता है, मतलब ये बढ़ते बढ़ते चली जाती है। तो इसकी वैलेंसी 4 होने के कारण ये क्या क्या करता है? अलग अलग 4 यौगिकों का निर्माण करता है। तो वही चीजें है यहाँ पे। आगे है कि कार्बन का छोटा आकार, कार्बन के छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक से मजबूती से पकड़ा रहता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा कि यहाँ पे CH4 है। अब क्या करेगा? ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को काफी मजबूती के साथ बांधा होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को काफी मजबूती के साथ पकड़ा होगा। मतलब कार्बन के जो नाभिक हैं वो हाइड्रोजन के नाभिक से काफी ज्यादा आकर्षण बल के साथ जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार होता है वो काफी छोटा है। तो ये आप यहाँ याद रखिएगा कि इसका कार्बन का जो नाभिक नाभिक है वो अन्य परमाणुओं के नाभिक नाभिक को काफी मजबूती के साथ क्या किया रहता है? पकड़ा रहता है। तो वही चीजें है आपकी यहाँ पे।
देखिए ये आपका थर्ड पॉइंट था कि कार्बन का छोटा आकार, और दूसरा जो पॉइंट था वो था कार्बन की चतुर्थ वैलेंसी। यहाँ पे आपको कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति समझ में आ गई होगी। अगला क्या है, अगला जो आपका टॉपिक है वो है कार्बन के अपर रूप, मतलब कार्बन के कौन कौन से अन्य रूप हैं उसके बारे में हमें जानते हैं। सबसे पहले हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलरिन जिसको हम लोग बोलते हैं C60, जिसके अंदर 60 कार्बन उपस्थित होते हैं। तो एक एक करके बारे में, एक एक करके सबके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आप हीरा के बारे में जानते होंगे कि हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बन का सबसे ठोस पदार्थ है, मतलब इस वो प्राकृतिक रूप से इस अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। दूसरी चीज कि इसमें क्या होते हैं, इसमें एक परमाणु जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे कार्बन की हीरा बनता कैसे, जैसे ही रुक जाइए 1 मिनट, जैसे एक कार्बन हुआ, इसमें दूसरा कार्बन जुड़ेगा, इससे दूसरा जुड़ेगा, इससे क्या होगा, दूसरा कार्बन जुड़ेगा, इससे दूसरा जुड़ेगा, इसके फिर चार चार बॉन्ड बन जाएंगे, ये कार्बन, ये कार्बन। तो ये क्या होता है, ये ऐसे ही बनते बनते चला जाता है। अब इसके एक और कार्बन हो जाएंगे, इसके 4 बॉन्ड। तो इस तरीके से ये बढ़ता 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 कई सारे कार्बन से मिलकर के क्या होता है, हीरे का निर्माण होता है और एक 3D फिगर बनता है। आपने हीरे को देखा होगा कि वो 3D टाइप का होता है, ना कि 2D। तो वही यहाँ पे लिखा है, कार्बन के प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणु, जैसे यहाँ पे कार्बन था तो यहाँ पे मान लीजिए ये कार्बन है, यहाँ इसके पीछे अभी 3 और बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे 3 ऐसे और बनेंगे। तो जैसे ये कार्बन है, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। तो ये चीज है, कार्बन के प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिससे क्या होता है, एक 3D फिगर का निर्माण होता है। वही मैंने जो बताया कि कार्बन के हीरा जो होता है उसका 3D फिगर हमने देखा होगा कहीं पे पिक्चर में, ऐसी सारी चीजें। अगला दूसरा पॉइंट क्या है, इनके बीच जो होता है कैसा आबंध होता है, इनके बीच एकल आबंध होता है। मतलब हीरा में जो कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता है, फिर वो 4 कार्बन 16 कार्बन से जुड़ते हैं, सबके बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो वही चीजें आपकी यहाँ पे लिखी गई है कि सभी आबंध एकल आबंध होते हैं, मतलब सभी क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तीसरा जो है, वही मैंने इस चीज को बताया कि अब तक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, वो है आपका हीरा। इससे भी कठोर पदार्थ जरूर है, बट वो क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया, वो कृत्रिम तरीके से बनाया गया। लेकिन प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, वो है आपका हीरा। अगला जो पॉइंट है वो है आपका ग्रेफाइट, मतलब कार्बन का जो अगला रूप है वो कौन सा है, ग्रेफाइट। तो देखिए यहाँ पे बोला कि प्रत्येक परमाणु का आबंध 3 कार्बन परमाणुओं से क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसे वहां पे मैंने अभी आपको बताया, एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से जुड़ा होगा, 4 कार्बन जो है वो 4 4 बॉन्ड बना के 16 कार्बन से जुड़े होंगे। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, इनके बीच डबल बॉन्ड। अब ये क्या होगा, कार्बन से जुड़ेंगे, कार्बन से। अब आपको दिख रहा होगा एक ये कार्बन, दूसरा और तीसरा, बट इसके बीच क्या था, डबल बॉन्ड था। तो इसीलिए क्या करता है, ये 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, षटकोणीय होता है। अगला जो है कि इसके बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड, मैंने अभी वहां पे दिखा दिया। तीसरा पॉइंट, ये चिकना होता है और फिसलनशील होता है। तो ग्रेफाइट के बारे में आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। इसमें डबल बॉन्ड होता है, ये चिकना होता है और फिसलनशील होता है, और इसमें एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, क्योंकि इसके बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। आगे क्या बोल रहा है कि तीसरा जो अपर रूप है वो आपका, इसका नाम है फुलरिन। ये क्या होता है, इसमें कार्बन के 60 परमाणु लगे होते हैं, और ये अमेरिका आर्किटेक्ट बंक मिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देखिए ध्यान से, ये आपका ग्रेफाइट हो गया, ये आपका फुलरिन हो गया। समझ में आ गया होगा आपको कि कार्बन के अपरूप क्या क्या है। आगे जो अगला टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद, इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आईयूपीएससी से रिलेटेड होते हैं। तो हम इस चीज को बिल्कुल बेसिक से सिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो आपके आईयूपीएससी से
सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तब। तो सबसे पहले हेडिंग आपकी क्या है, कार्बनिक यौगिक की नामकरण पद्धति, मतलब इसका नाम किस तरीके से, कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा उसका हम नामकरण कैसे करते हैं। तो एक एक चीज को आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, जिसके बाद क्या होगा ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अब आइए एक एक करके हम इस चीज को समझते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले याद क्या रखना होगा, अगर किसी यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम लोग कहेंगे मेथ, 2 होगी तो एथ, 3 होगी तो प्रोप, 4 होगी तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे अगर उस यौगिक में कार्बन तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, फिर इसके बाद नोन और यहाँ पे डेक। तो ये आपको टेबल याद रख लेनी है। एक अगर परमाणु होंगे कार्बन के किसी यौगिक में तो उसको क्या पढ़ेंगे, मेथ से स्टार्ट करेंगे। दूसरा एथ, 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट और 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। हम इसको पढ़ेंगे। कितने की जरूरत आपको पड़ेगी, तो हम इससे क्या करेंगे, सारे आईयूपीएससी नाम को धीरे धीरे करके सीखना स्टार्ट करेंगे। अब आईयूपीएससी नाम लिखते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, या फिर हम आईयूपीएससी नाम लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि किस तरीके से उसके कितने स्टेप से, मतलब कौन कौन से स्टेप हमें फर्स्ट करने होंगे, कौन सा सेकेंड, ये सारी चीजें है। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से, पहला क्या है, यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे हमें कोई भी यौगिक दे देगा या फिर कोई भी आईयूपीएससी नाम दे देगा, कोई भी उसका संरचना दे देगा, तो हमें पहला काम क्या करना है, उसके अंदर कितने कार्बन है उस चीज को हमें सबसे पहले काउंट करना होगा कि इसमें कितने हैं। जैसे 1 रहेगा तो आप मेथ बोलोगे, 2 होगा तो एथ, ऐसे सारी चीजें। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पहला स्टेप कि हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या को क्या करना है, काउंट कर लेना है। यदि यौगिक में शाखाएं विद्यमान है, शाखाएं मतलब उसमें जो ब्रांचेस, हम अभी आगे आपको एग्जांपल के तरीके से हम समझाते हैं। यदि यौगिक में शाखाएं विद्यमान हो तो सबसे लंबी शाखा का चयन करना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये है नहीं, मैं अभी अभी इसको बस एग्जांपल के तौर पे बता। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए, अगर इसमें 1 2 और एक और कार्बन हो गया, अगर हो गया तो हमें इसमें 3 4 दिख रहे हैं, इधर हमें 6 दिख रहे हैं, तो हमें इस चीज को लेके इसका नाम लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे वो अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो वही चीज है कि इस तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहला हमें परमाणु की संख्या काउंट कर लेनी है, दूसरी हमें सबसे लंबी शाखा को चुनना है। उसमें उपस्थित कार्बन की परमाणुओं की संख्या के आधार पे मूल शब्द का चयन करें। मूल शब्द कौन से हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ये हो गया आपका। दूसरा क्या बोला, पहले आप इस चीज को यहाँ पे इसे भूल जाइए, ये आपका क्या लिखा है, इस चीज को आप भूल जाइए। यहाँ पे आपको तो अभी ध्यान नहीं देना है। क्या ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे क्या बोला, अन्य कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह अनुपस्थित होने पर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होने पर। अब संतृप्त मैंने क्या बताया कि अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे इन जोड़ेंगे। अगर अब यहाँ पे क्या बोला कि अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब होता है उसको हम पीछे जोड़ेंगे। कैसे, जैसे मेथ होगा तो अगर सिंगल बॉन्ड का कोई यौगिक दिया है तो हम उसके पीछे एन जोड़ेंगे। जैसे एक कार्बन का अगर कोई यौगिक है और सबके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, मेथ और प्लस एन मतलब मेथेन। सेम उसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड है तो हम क्या पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे द्विबंध होने, यहाँ पे नहीं लिखा गया, द्विबंध होने पर हम क्या पढ़ेंगे, इन। द्विबंध होने पे इन और त्रिबंध होने पर आइन पढ़ेंगे। कैसे, एक एक करके हम आपको अभी समझाते हैं। चलिए आइए इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे ध्यान से समझते हैं। जैसे कि आपने, अगर मान लीजिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, किस तरीके से, सी एन, यहाँ पे एच
2n+2। कैसे? ये जो n है यहाँ पे ये क्या है, कार्बन के नंबर है, मतलब कार्बन अगर 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4। जैसे यहाँ पे हम n की वैल्यू को क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन n की जगह पे 1 और हाइड्रोजन के नीचे क्या हो गया, यहाँ पे जब n की जगह पे आप 1 रखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 और ये 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 4 हो गया। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आइए उस चीज को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको कार्बन लिखना पड़ेगा, इसके 4 इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दूसरे के साथ साझा करेंगे। तो ये आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये भी आपका हाइड्रोजन। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, इस चीज को हम क्या पढ़ेंगे, आइए उस चीज को हम लोग एक एक करके ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको नाम पढ़ने के लिए क्या बताया कि आपको मूल शब्द चुनने होंगे कि कार्बन कितने हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कार्बन की संख्या 1 है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, उस चीज को हम लिखेंगे मेथ। और दूसरा मैंने क्या बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे तो उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, इन। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो आप यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, इन। तो क्या हो जाएगा, ये आपका मीथेन। तो किस तरीके से इसको पढ़े हम, सबसे पहले कार्बन के नंबर को देखें, कितना था, 1, तो इसका मूल शब्द क्या था, मेथ। सिंगल बॉन्ड थे मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन थे, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर इन जोड़ दिया, जो क्या हो गया, मेथेन। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 हो जाती है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे होगा C2H6। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और +2 6 हो जाएगा। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, आइए इस चीज को देखते हैं। जैसे आपको पता है इसमें 2 कार्बन है तो आप यहाँ पे कार्बन कार्बन लिख लो। अब एक बॉन्ड आप इसके बीच बना दो। दूसरा, अब इसके पास कितने हैं, 6 हाइड्रोजन, तो इसके चार बॉन्ड बनते हैं, जिसमें से एक इसने ऑलरेडी कार्बन के साथ बना लिया, बाकी बचे हुए को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ लिख देंगे। ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। लिख पढ़ेंगे क्या, इसको कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहला काम कार्बन के नंबर को देखना है। तो कार्बन कितने हैं आपके यहाँ पे, 2 हैं, तो आप यहाँ पे 2 हैं तो आप क्या लिखोगे, मेथ 8, तो आप यहाँ पे लिख लो 8, ये हो गया आपका 8। दूसरा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और हम क्या करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। तो एन जब हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + एन, इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एथेन। ये हो गया आपका एथेन। समझ में आ गया होगा। एक और इसका मैं एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, इससे क्या होगा, आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कैसे पढ़ते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या होगा, जैसे आपको यहाँ पे 3 होगा, मान लीजिए कार्बन के नंबर 3 हो गए, इस तरीके से अगर आपको दिया रहेगा तो 3, जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन को देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6 और +2, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर 8 हो जाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले आपको 3 यहाँ पे कार्बन बना लेने पड़ेंगे एक दूसरे के साथ, फिर सबके साथ हाइड्रोजन को लगा देना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। पढ़ेंगे कैसे, क्या होगा इसका नाम, देखते हैं। सबसे पहला काम, आप इसके कार्बन कितने हैं सर, 3, तो 3 को क्या बोलते हैं, मेथ 8 प्रोप, तो आप यहाँ पे प्रोप लिख लो। अगला चीज, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे इन जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, इन, इसका मतलब प्रोपेन, प्रोपेन। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका तीसरा हो गया किस चीज का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो इस तरीके से हम प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको द्विबंध वाले के एग्जांपल्स को बताते हैं, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। तो संतृप्त आपको समझ में आ गया होगा, जिसका फॉर्मूला था CnH2n+2। अब अगला जो असंतृप्त होता है उसमें जो डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे क्या, असंतृप्त, असंतृप्त। अब आपको पता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो होते हैं, कौन सा, एक जिसके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड से बना हुआ, दूसरा आपका ट्रिपल बॉन्ड से।
तो जो डबल बॉन्ड्स हैं उनका 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 फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। ये हो गया आपका। और तीसरा उस इसमें क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और इसमें -2 हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, अब एक एक करके हम आपको समझाने की इसमें कोशिश करते हैं कि किस तरीके से होता है। देखिए ध्यान से आप यहाँ पे, जैसे हम डबल बॉन्ड को लेके चलते हैं, जैसे इसमें मान लीजिए n की वैल्यू 2 हो जाती है, मतलब जब हम डबल बॉन्ड से बना रहे हैं तो अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब कार्बन के कितने नंबर है, 2, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, C2 और यहाँ पे H4। अब आपको इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना होगा तो आप इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। कैसे, इस तरीके से, क्योंकि इसको हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे लिखा है, तो ये आपका हो गया डबल बॉन्ड कार्बन के बीच। तो आपको पता है कार्बन के 2 और यहाँ पे बॉन्ड बचे, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लगा दो, और क्या करो आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक, और ये आपका एक हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख गया कि कार्बन 2 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, आपके हाइड्रोजन 4 हो गए। अब सबसे पहले इस चीज को हम पढ़ते क्या है, तो देखते हैं कि इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं, तो हम उसको सबसे पहले उसका मूल शब्द लिखेंगे। और आपको पता है कि जब डबल डबल बॉन्ड आता है तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, इन। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, 2 कार्बन है तो इसके मूल शब्द क्या होगा, एथ, और जोड़ते क्या है इसमें, इन, तो ये आपका हो गया एथीन। तो एथीन किस तरीके से हुआ, यहाँ पे एन कार्बन के नंबर कितने थे, 2, हाइड्रोजन कितने हुए, 4, और जब हम इसके बीच डबल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या हो गया आपका, ये एथीन हो गया। अगर आपको नाम पूछ दे, जैसे आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पे दे दे कि आप प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाइए और उसका फॉर्मूला लिखिए, तो किस तरीके से आप करोगे, या तो आपसे स्ट्रक्चर दे दे, नाम पूछे, या तो फिर नाम दे करके आपसे स्ट्रक्चर पूछे और उसका फॉर्मूला पूछे, तो किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या बोल दे, प्रोपीन, तो आप यहाँ पे जैसे ये आपको क्वेश्चन बोल दिया कि प्रोपीन, अब इसका आप क्या क्या लिखो, आप इसका फॉर्मूला लिखो, आप इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि प्रोपीन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, वो होता है 3, तो आप यहाँ पे 3 लिखो। अब आपको दिख रहा कि इसके पीछे इन लगा है, और ये डबल बॉन्ड के अंदर आता है, जब इन आता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसके अंदर क्या होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n। प्रोपीन से आपको प्रोप से क्या समझ में आया कि कार्बन कितने हैं, 3, तो हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे, आपको यहाँ पे 3 की जगह पे n की जगह पे 3 रखेंगे, जिससे क्या होगा 3 2 जा 6, इसका मतलब यहाँ पे आपका कार्बन में क्या आ गया, 6 हाइड्रोजन आ गया। अब इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, आइए उस चीज को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। जैसे आप क्या करो, यहाँ पे कार्बन, फिर कार्बन, और इस वाले कार्बन को आप क्या करो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अब करते हैं, इसमें आपके कितने बचे, 3 बॉन्ड इसके बनने बचे हैं, यहाँ पे कितने बचे हैं, 1, क्योंकि 2 इधर हो गया, 1 इधर और 1 इधर। अब इसमें कितने हैं, 2, तो आपको यहाँ पे कर देना होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 1, यहाँ पे 2, ये हो गया आपका 3, ये 4, यहाँ पे 2, और तो ये हो गया आपका 6। तो प्रोपीन को किस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा और किस तरीके से स्ट्रक्चर में लिखा, आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डबल बॉन्ड का हम कैसे करते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका हम किस तरीके से रचना करते हैं। अब आगे कुछ और स्ट्रक्चर हमें दिए जाते हैं और उसका हमें नाम पूछता है, तो हम उसको कैसे करेंगे, आइए उस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे आपको मैं एक फिगर बना के दिखा रहा स्ट्रक्चर, जिसके माध्यम से आप ये देखेंगे कि उसका नाम हम कैसे लिखते हैं। जैसे आपको इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे कार्बन दे दिया, यहाँ पे कार्बन फिर दे दिया, इसमें क्या किया, आपको डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे आपको फिर कार्बन दे दिया, यहाँ पे कार्बन दे दिया। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन किस तरीके से हमें मिलेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, आप यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको 3 बॉन्ड बन गए, इसका मतलब एक और बचा होगा वहां पे हाइड्रोजन। अगला क्या, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ, 3 हो गए।
उसके बाद इसमें आपका 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। कैसे? इसका हम नाम कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हमें वो देखना होता है कि कार्बन जो है या फिर जो आपका डबल बॉन्ड है, वो किस साइड से सबसे फर्स्ट आ रहा काउंटिंग करने पे। कैसे? जैसे आपको यहाँ पे कैसे काउंटिंग करना होगा, अगर ये डबल बॉन्ड इधर से पहले आ रहा है, जैसे 1 2, तो ये 2 नंबर पे आ गया, इधर से 1 और 2, तो क्या करेंगे, या तो इधर से हम काउंट कर लेंगे या तो इधर। अगर मान लीजिए एक इधर और होता, एक और कार्बन होता, 5 कार्बन होते, तो क्या करते, 1 2 3, तो ये 3 नंबर पे आता, और यहाँ पे क्या होता है 1 2, आपको ये 2 नंबर पे आता। तो हम क्या करेंगे, उधर से काउंट करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, पहले आए। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे कैसे काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं। इसके नीचे आप यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इसमें दोनों तरफ बराबर है, तो आप उधर से भी लिख सकते हो, इधर से भी। करते क्या है, आपको सबसे पहला काम, कितने कार्बन है उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो कि 1 2 3 4। तो आप 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ब्यूट। दूसरी चीज, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड किस नंबर पे आया, आपको दिख रहा होगा 1 और ये 2, तो आपको यहाँ पे 2 लिख करके अगला काम क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड दिखा, तो डबल बॉन्ड दिखते ही हमें क्या करना पड़ेगा, इन लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन लिख देते हैं। देखिए जैसे ध्यान से, इन, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ब्यूट टू इन, ये इसका नाम हो गया। आपको ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद हम और आपको एक एग्जांपल ऐसे लिख के दिखा देते हैं, तो आपको ये चीजें फिर से समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्या हुआ, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, यहाँ पे दूसरा कार्बन हो गया, यहाँ पे तीसरा कार्बन हो गया, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर कार्बन हो गया। तो फिर इसमें हम हाइड्रोजन को भर देते हैं। कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे, अब इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि इसके कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 2 इधर हो गया, एक ये और चौथा ये। यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन का नंबर एक ही करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप यहाँ पे 3 लिख दोगे। तो आपको ये दिख रहा होगा, इसके हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अब इसका हम नाम क्या पढ़ेंगे, पहला काम आपको क्या करना है कि इसमें हाइड्रोजन की कार्बन के नंबर कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दिख गए। इसके अलावा इसमें आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहला काम हमें काउंट करना होता है कि डबल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है। जैसे हम लोग इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, मतलब ये 3 नंबर पे आ रहा है। लेकिन जब इधर से काउंट करते हैं तो 1 2, इधर से क्या हो रहा है, ये 2 नंबर पे, और इधर 3 से। तो हमें क्या करना होगा, जिधर कम नंबर पे आया वहां से हमें काउंटिंग कर लेना पड़ेगा कि 3 4 और ये आपका 5। करना क्या होगा, लिखते हैं इसमें सबसे पहला मूल शब्द 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट। और इसके बाद 2 नंबर पे आया तो आप यहाँ पे लिखो 2, और फिर क्या लिख देंगे, इन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पेंट टू इन हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और आपको मैं, ये तो हो गया आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का हो गया कि कैसे उसका नाम पढ़ते हैं। आगे मैं आपको एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल दे देता हूँ, और बाकी बची हुई जो आगे IUPAC नाम कैसे लिखना है उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं उस चीज को। जैसे आपको यहाँ पे कैसे फॉर्मूला दिखेगा, जैसे उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2। जैसे हम पहला एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, अगर बाय द वे जब कार्बन का मान लीजिए यहाँ पे संख्या क्या हो 2, मतलब n की वैल्यू आपको 2 दिखेगी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बेस में 2, यहाँ पे जब आप 2 लिखोगे तो 2 2 जा 4, और जब -2 करेंगे तो 2 आ जाता है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना, C2H2। ठीक है, अब इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि किस तरीके से बनेगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको एक कार्बन, दूसरा कार्बन। अब इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को लगा लो कुछ इस तरीके से। अब क्या बचा, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, जिसमें से एक इधर बन गया और एक इसका इधर बन गया, तो बचे अभी 3 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड बना देना पड़ेगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया।
पहला चीज हमने किस तरीके से उसका फॉर्मूला लिखा, दूसरा उसका हमने स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया। अब उसका नाम कैसे पढ़ेंगे, आइए उस चीज को देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे होंगे, 2, तो 2 को हम लोग क्या कहते हैं, मेथ एथ, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एथ। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, जैसे पता है कि ट्रिपल बॉन्ड बनने पे हम लोग उसमें आयन जोड़ेंगे, तो क्या लिखते हैं उसमें, हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पे, आयन। तो ये हो गया आपका आयन, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इथाइन, आयन। समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि कैसे इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसे, और यहाँ इसके आगे जो आपके आईयूपीएससी नाम होंगे उसको हम कल अभी फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से करते हैं। उससे पहले आपको ये कुछ दिए गए हैं, इनको मैं समझा देता हूँ कि कैसे इनका स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मतलब जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनमें उनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ पे आपको कार्बन का नंबर कितना दिख रहा होगा, 1। इसके अलावा आपको एक और चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे आपका क्या जुड़ा है, N, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपका क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर हमसे पूछ रहा, तो कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये आपका हाइड्रोजन बन जाएगा। तो किस तरीके से मीथेन का स्ट्रक्चर बना, कैसे उसका फॉर्मूला बना, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरा जो आपको दिख रहा होगा, एथेन। अब आपको पता है कि इसमें एन जुड़ा है, इसका मतलब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसके अंदर सब में सिंगल बॉन्ड होंगे। तो कैसे बनाते हैं इसको, देखिए यहाँ ध्यान से, अभी मैंने इसको पीछे बताया, जैसे यहाँ पे कार्बन फिर कार्बन, तो इसके क्या होंगे, 4 बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बना देते हैं और सबके पास क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बांट देते हैं। तो ये आपका एथेन का स्ट्रक्चर बन गया, जो कि मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था। जैसे यहाँ पे ये एथेन हो गया, हाँ ये आपका एथेन का स्ट्रक्चर था जो कि अभी उस टेबल में आपको दिया है। तो आपको क्या करना होगा, वैसे ही आपको बना लेना है। ये मैंने आपको बना के दे दिया। और अगला जो है वो बोल रहा है एथीन, एथीन का भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इन जुड़ा है, इनका मतलब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा एक दूसरे के साथ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन इनको हम डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देते हैं और यहाँ पे इसके साथ दो दो हाइड्रोजन को दिखा देते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि एथीन का किस तरीके से बनता है। आगे क्या है, आगे भी कुछ फिगर दिए, स्ट्रक्चर दिए हैं, सूत्र दिए हैं हमें, उसका भी बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आइन, 1 मिनट रुक जाइए बस, ये आपको दिख रहा होगा आइन, इसका मतलब ये किस बॉन्ड से जुड़ा होगा, ट्रिपल बॉन्ड से। और इसी एग्जाम्पल को मैंने अभी आपको पीछे बताया कि किस तरीके से इसका फिगर बनता है। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आपको कार्बन लगाना होगा, फिर एक और कार्बन, इनके बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखा के एक एक हाइड्रोजन को बांट देना होगा। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो 3 ये हो गए और चौथा ये। सेम इसी तरीके से ब्यूटेन है, आपको दिख रहा होगा कि इसके पीछे एन जुड़ा है, एन का मतलब इन सब के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, पीछे इसका भी एग्जांपल मैंने करके आपको दिखाया था। तो यहाँ पे हम बनाते हैं कैसे, सबसे पहले आपको कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा। अब हमें क्या करना होगा, सबके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए सबके साथ हाइड्रोजन को बांट देंगे। तो ये हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, 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 और इसके 3, सॉरी यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन और ये एक। अब आपको दिख रहा होगा कि टोटल हाइड्रोजन 4, 8 और ये 10। अब इसके आगे का जो होगा मैं वो आपको कल दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आने वाले टाइम में मैं आप सभी को क्लास 10 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको कराने वाला हूँ। और जितने भी अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन आए सब कुछ मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक साथ में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।